हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है 2024 का, वो ज़्यादा दूर है नहीं, बमुश्किल 2 सप्ताह का समय है आपके पास, जिसमें कि आप मेंस के प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो अभी के टाइम पे कुछ नया पढ़ने का मतलब समय आपको गुंजाइश नहीं दे रहा है कि आप कुछ नया पढ़ पाएँ। तो आपको क्या करना है, अपने पुराने पढ़े हुए चीज़ों को और भी ज़्यादा रिफाइन करना है और आंसर राइटिंग को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही, पिछले लगभग 1 महीने से जो सीरीज चल रही है, ये अपने अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम मुकाम पे है। अब कुछ दिनों तक ये सीरीज चलेगी, क्योंकि आपको ही पता है कि अब इसका रिलेवेंस कोई रह नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन को। जैसे कि आपको पता है कि हम हर दिन इस सीरीज में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री से भी आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे थे, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट से आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। यूपीएससी का सबसे ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है यूपीएससी, चाहे मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो। तो आपको सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के जो पॉलिसीज थे, क्या जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद की जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी, क्या ये सभी के सभी फ्यूल की तरह काम नहीं किया पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए? क्या आप इस लाइन से सहमत हैं? 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में आंसर लिखने का जो फॉर्मेट है 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स में है। तो ये लॉन्ग आंसर के कैटेगरी में आएगा और आपको 250 में इसका आंसर करना है। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। आप सभी जानते ही होंगे कि बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इसी 3 कैटेगरी में यूपीएससी का आंसर लाइक करता है। तो आपको इसको अकॉर्डिंगली आपके आंसर को फ्रेम करना होगा। तो अगर मैं बात करूं बॉडी की, माफ कीजिएगा, इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि जो 1947 का जो पार्टीशन था, उसमें सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा एक रिमार्केबल इवेंट के तौर पे इसने रोल प्ले किया है। और इसने क्या किया, क्रिएशन किया 2 अलग अलग सॉवरेन स्टेट का। किसको बोलते हो? इंडिया और पाकिस्तान का। आपको जैसे पता है, अभी जिसको कि हम बांग्लादेश बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्योस मचा हुआ है अभी के समय में, उसको हम उस एक समय में ईस्ट पाकिस्तान, और अभी जो सही मायने में पाकिस्तान बोलते हैं उसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो इस आंसर में हम लिखेंगे कि जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वास्तविक तौर पे उसने क्या किया, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया इस पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए। किस पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करी जा रही है? पार्टीशन ऑफ इंडिया की। इसी के साथ साथ उनके कुछ ऐसे पॉलिसीज थे जिन्होंने की रोल की तरह काम किया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने जिसको बोलते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, उस तरीके से इसने वर्क किया और फाइनली इसने सुनिश्चित कर दिया कि किस तरीके से भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आगे के जितने भी क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इस तरह की जितने भी अगस्त प्रपोजल, जितनी भी चीज़ें आई, सब ने अपने तरफ से पूरा रोल प्ले किया कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी थे यूरोपियंस के। अब हम आएंगे बॉडी पार्ट पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन एम टू प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में क्या कर दिया गया था, इसको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी इस एक्ट के जरिए। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? फेडरल स्ट्रक्चर। आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इसने क्या किया कि पहले क्या था, प्रोविंसेस के पास था पावर्स, उसको मतलब फेडरल स्ट्रक्चर प्रोविंसेस में था, उसको उठा के सेंट्रल लेवल पे लाकर रख दिया गया था फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब प्रोविंसेस को ज्यादा पावर दी गई थी। इसी के साथ साथ ग्रांटिंग सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को दिया गया था उस वक्त बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी, जिससे कि उनको लगा कि भाई हमको आज़ादी मिल रही है और हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएं। अभी के समय में अगर आप देखें, किसी भी राज्य को ऑटोनॉमी देते 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 एक लेवल पे उसके अंदर भी एक अलगाववाद की भावना डेवलप हो जाती है, और बाकी जो जितने भी सिग्निफिकेंट कंट्रोल थे उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज अपने हाथों में रखी। ये जो एक्ट था, इसके जो प्रोविजंस थे, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और भी ज़्यादा मजबूत किया और अलग अलग कम्युनिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की वकालत की। हालांकि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कोई नई नहीं थी, 1909 से ही चल रहा था, लेकिन इसने और भी ज़्यादा उसे मजबूत किया, जिसमें कम्युनिटीज़, जितने भी कम्युनिटीज़ थे, उनके अंदर कुछ अपने पावर्स को बढ़ाने की जो चेष्टा थी वो बढ़ने लगी थी। इस प्रोविजंस ने इंटेंड किया अपीज डाइवर्स ग्रुप को, जैसे इन प्रैक्टिस सेक्टेरियन पॉलिटिक्स को इसने बढ़ावा दिया
और इसी के साथ साथ इसने जो हिंदू मुस्लिम जो गैप था, टेंशन था, उसको बढ़ाने का काम किया। इसी के साथ साथ एक्ट का जो फेडरल अरेंजमेंट था वो कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रहा था कंपटीशन एमंग प्रोविंसेस, मतलब कि उनके बीच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स लाने की लालसा को बढ़ाने का काम किया। इसी के साथ साथ लीडिंग टू इंक्रीज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इसी के साथ साथ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को इसने बढ़ाया। जो ऑटोनॉमी ग्रांट की गई थी प्रोविंसेस को, उसने लोकल लीडर्स को क्या किया, प्रायोरिटाइज कर दिया रीजनल और कम्युनल इंटरेस्ट के ऊपर, और एक नेशनल यूनिटी को लेकर क्या हुआ, इसने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश की, कमज़ोर करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे इस तरह के इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ते चले गए, जिस तरीके से रीजनल पावर्स ने अपनी मजबूती प्रदान किया, और इसी के साथ साथ कम्युनल पार्टीज को भी एक मौका मिल गया आगे बढ़ने का। और जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें, इसने एडवोकेट किया, इसने वकालत की कि हमें एक अलग सेपरेट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना का था उसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इसके बाद बात करें ब्रिटिश पॉलिसीज की, 1942 का क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पॉलिटिकल लैंडस्केप के, इंडिया के अंदर जितना भी पॉलिटिकल लैंडस्केप था उसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का काम किया। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लेड टू मास अरेस्ट्स एंड repressive measures undermining the possibility of a united struggle against colonial rule। तो जिस तरीके से लोग एकजुट होकर लड़ रहे थे, 1857 का रिवोल्ट अंग्रेजों के सामने था, इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि यह हो सके कि नेशनल यूनिटी डेवलप ना हो सके इंडियंस के अंदर में। इसी के साथ हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान ने अटेम्प्ट किया इस कम्युनल कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, लेकिन ये सही तरीके से नहीं हुआ, और ये जो गैप था उसको पार्ट नहीं पाया बिटवीन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बाद में इसको कि हम लोग मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन हम बोलेंगे कि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, सिग्निफिकेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया के पार्टीशन में। द एक्ट्स प्रोविजंस फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड द फेडरल स्ट्रक्चर डिपेंड द कम्युनल डिविजन्स, व्हाइल सब्सिक्वेंट ब्रिटिश एक्शंस फेल्ड टू रिजॉल्व दिस टेंशंस। हालांकि उन्होंने दिखाने के लिए ऐसी बहुत सी कोशिशें की, प्रयास किया कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नीयत थी वो सॉल्व करने का कतई नहीं था, क्योंकि उनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट था जो कि कोल्ड वार में उन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। कभी अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कोल्ड वॉर क्या था और कोल्ड वॉर में किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक टूल की तरह यूज किया, यूरोपियंस पावर्स ने, या फिर मैं कहूँ कि वेस्ट ने यूएसएसआर के अगेंस्ट। उसी के साथ साथ जो हिस्टोरिकल लेगेसी है इन पॉलिसीज का, वो अंडरस्कोर करता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का उस वक्त पे, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर में डेस्टिनी को तय करता है। इसके साथ ही एक मतलब किस्मत तय हो जाती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर में कि भाई आपको अब इसी रियलिटी के साथ रहना पड़ेगा। तो ये पूरा लेक्चर था इस सीरीज का, जो कि तीसरा सीरीज था, जिसमें कि हम लोगों ने समझा मेंस आंसर राइटिंग को, मेंस आंसर राइटिंग हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से। तभी कुल मिला के आपके पास 12-13 दिन है, इसमें से 12-13 अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, जिसमें कि हम आपको सामने डिस्कस करेंगे मेंस के उन सभी प्रश्नों को जिसको कि आप सही तरीके से आंसर कर सके। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।